हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारा एनसीईआरटी सीरीज़ का लेक्चर है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो बुक्स हैं, यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जो जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, उन सभी बुक्स को यहाँ पे कवर किया जा रहा है। अभी हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये हमारा जो 8th क्लास की हम ज्योग्राफी आपको करवा रहे हैं। 8th क्लास की ज्योग्राफी का 4th लेक्चर है, जिसके अंदर हमने एग्रीकल्चर के बारे में रीड करना है कि किस किस तरीके की एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस की जाती है। अगर हम बात करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चर में, कौन कौन सी जो क्रॉप्स हैं वो मेजरली उगाई जाती हैं इंडिया के अंदर में, कैश क्रॉप क्या होती है, कॉमर्शियल क्रॉप क्या होती है, उन सब के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो प्रेजेंट समय के जो डिमांड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग भी काफ़ी ज़रूरी है, डिमांड के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट टाइम के कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग, तो उसकी भी प्रैक्टिस के बारे में बताया गया है। तो उन सब के बारे में भी देखेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो सिक्किम है, पहला ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में डिक्लेयर किया गया था उसको। तो ये सब जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी वहाँ इनपुट की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में, एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर का अगर नाम आता है, आपको सुनाई देता है कि एग्रीकल्चर, तो आपके जो ध्यान में आता है रूरल एरिया, मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया की कभी एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी हुआ करती थी। अभी भी मेजर सोर्स ऑफ जो हमारे जो पीपल्स हैं इंगेज हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, अराउंड 50% के आसपास लोग आज भी एग्रीकल्चर या इससे अलाइड सेक्टर्स हैं, इनके ऊपर आज भी कम्प्लीटली डिपेंड हैं, इन्हीं एक्टिविटीज़ के अंदर कम्प्लीटली इंगेज हैं। बट स्टूडेंट्स, जो आउटपुट है, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर का, वो काफ़ी कम है। हमारे अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करें, वो भी काफ़ी कम है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो फार्मर्स की जो जो उनकी फसल होती है, जो उनकी क्रॉप होती है, उसका भी उनको प्रॉपर जो मनी है वो नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लूप होल्स हैं इसके अंदर में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनके फार्मर्स को फेस करनी पड़ रही हैं प्रेजेंट कंटेक्स्ट में। तो उन्हीं सब के बारे में यहाँ पे बेसिकली एग्रीकल्चर के बारे में है। और ये एग्रीकल्चर के एडवांस स्टेज में जो फार्मर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, इन सब के बारे में जो मेंस का जो सेक्शंस है, वहाँ पे हम रीड करेंगे कि फार्मर्स को जो स्मॉल लैंड होल्डिंग होने की वजह से क्या प्रॉब्लम है, लैंड का टाइटल प्रॉपर ना होने की वजह से, प्रॉपर्टी राइट्स प्रॉपर ना होने की वजह से क्या प्रॉब्लम है। जैसे अभी देखिए स्टूडेंट्स, एक नॉन एग्रीकल्चर के लिए एक प्रॉपर्टी जो आइडेंटिटी कार्ड है, प्रॉपर्टी कार्ड इशू किए गए थे, स्वामित्व नाम की एक स्कीम थी। तो इस तरीके गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव भी चलाए जा रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवाइवल करने के लिए, यहाँ की प्रोडक्टिविटी को रिवाइवल करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये सब यहाँ एग्रीकल्चर का ओवरव्यू है। अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर की बात करें, तो प्राइमरी एक्टिविटी मानी जाती है एग्रीकल्चर की। अगर बात करें तो जिसमें क्रॉप उगाई जाए, फ्रूट्स का काम किया जाए, वेजिटेबल का काम किया जाए, फ्लावर्स का काम किया जाए, या जो रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स है, जो जानवरों को वहाँ पे रेयरिंग की जाती है, जैसे मिल्क के लिए डेयरी इंडस्ट्री है जो एग्रीकल्चर पे ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड है। तो इस तरीके की जो एक्टिविटी है, इन सबको एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर माना गया है स्टूडेंट्स, इन्हीं के अंदर में एग्रीकल्चर सेक्टर है। अगर हम बात करें प्रेजेंट समय में, जो 50% के अराउंड जो हमारी पॉपुलेशन है वो इंगेज है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही। 2/3 जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो स्टिल डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर में। ये भी एक सही बात है स्टूडेंट। इसके अलावा किसी भी एरिया के अंदर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता है या कोई भी क्रॉप का डेवलपमेंट होता है, तो उसके बिहाइंड में जो रीजन होते हैं, तो फेवरेबल टोपोग्राफी होनी चाहिए, क्लाइमेट वहाँ का कैसा है वो एक डिपेंड करता है। जैसे आप देखिए कि जो मेडिटेरियन सी है उसके आसपास के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो साइट्रस फ्रूट्स हैं, जो खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे ग्रेप है, ऑरेंज है, इस तरीके के जो फ्रूट्स होते हैं, इन सब की आपको जो वहाँ पे फार्मिंग है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, इसके बिहाइंड में कुछ रीजन है कि जो समर के अंदर में ड्राई समर होना और विंटर के समय में वहाँ पे बारिश होना, ये उसके बिहाइंड में कुछ रीजन है। इसी की वजह से वहाँ आसपास आपको लिक्कर इंडस्ट्री, जो वाइन इंडस्ट्री है, उसका डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ है मेडिटेरियन के आसपास। जहाँ जहाँ ऐसे ऐसे कंट्रीज जहाँ पे मेडिटेरियन क्लाइमेट है, मेडिटेरियन क्लाइमेट बेसिकली इसके बिहाइंड में एक रीजन है। तो स्टूडेंट्स, किसी भी एरिया के अंदर में, किसी भी
जो स्टेट है या कोई लैंड का एरिया है या कोई रीजन है, उसके अंदर में एग्रीकल्चर की किस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है, वो वहाँ की टोपोग्राफी, वो वहाँ के क्लाइमेट के ऊपर में, वो अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेज, जिस तरीके से पानी का अवेलेबिलिटी होना चाहिए, वाटर का अवेलेबिलिटी। आप देखिए कि जो पंजाब और हरियाणा का जो रीजन है, स्पेशल हरियाणा के अंदर जो नदर्न हरियाणा का जो रीजन है, उस हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर बेसिकली राइस के लिए जो फेवरेबल क्लाइमेट नहीं है, फेवरेबल थिंग्स नहीं है, बट वाटर की अवेलेबिलिटी होने की वजह से, वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे राइस का है जो प्रोडक्शन किया जाता है, राइस का हार्वेस्टिंग किया जाता है और काफ़ी अच्छे से यहाँ प्रोडक्शन भी हो रहा है। प्रोडक्शन के अंदर भी जो अगर हम बात करें, पंजाब और हरियाणा काफ़ी पीछे नहीं है, काफ़ी अच्छे लेवल पे वहाँ पे राइस का प्रोडक्शन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन्वायरमेंट वहाँ का टोपोग्राफी वो फेवरेबल होनी चाहिए, लैंड एरिडेबल होनी चाहिए जहाँ पे आपको एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस करना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने एग्रीकल्चर के बारे में देखा कि एक प्राइमरी एक्टिविटी हुआ करती है, 50% पीपल अभी भी इंगेज हैं, कभी 2/3 हुआ करते थे, मोर देन द 70% हुआ करते थे इंडिपेंडेंस के समय में। इसके अलावा बात करें कि कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है, काफ़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस की बात करें तो ये काफ़ी इंटेंस वे में की जाती है इंडिया के अंदर में। इसके अलावा फेवरेबल टोपोग्राफी होना ज़रूरी है। टोपोग्राफी जो उसकी जो फसल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, फसल उसी के ऊपर में कि क्लाइमेट कैसा है, टोपोग्राफी कैसी है। तो स्टूडेंट्स, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैप है कि कहाँ कहाँ एग्रीकल्चर का जो प्रैक्टिस है वो किया जाता है। देखिए, इंडिया के अंदर तो कम्प्लीटली ग्रीन है, यहाँ पे इंडिया के अंदर प्रॉपर सोइल का जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छा है, प्रॉपर सोइल का अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छा है, पानी का अवेलेबिलिटी काफ़ी सही है। नदर्न इंडिया के अंदर जो रिवर्स की वजह से, जो प्लेन्स के एरिया के अंदर रिवर्स की वजह से जो पानी मिलता है और वहाँ पे जो वाटर का जो लेवल है, ग्राउंड वाटर का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा डीप नहीं है। जैसे हम बात करें कि राजस्थान है या अगर हम बात करें गुजरात है, यहाँ पे जो वाटर का अवेलेबिलिटी काफ़ी नीचे होने की वजह से यहाँ पे जो एग्रीकल्चर का जो कम्प्लीटली है, जो नहर जो सिस्टम होता है, कैनाल इरीगेशन, उसके ऊपर डिपेंड है। हरियाणा के अंदर तो कैनाल इरीगेशन का काफ़ी अच्छे से वर्क किया गया है। इवन फिरोज शाह तुगलक के समय ही कैनाल इरीगेशन को वहाँ पे ध्यान दिया गया था, उसी समय से कुछ कैनाल्स वहाँ बनी हुई हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा देखिए कि चाइना का जो ईस्टर्न एरिया है, सिर्फ वो ही एरिया है जहाँ पे यहाँ एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस की जाती है। चाइना के कुछ ही रीजन ऐसे हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस की जाती है, बट इतनी इंटेंस, इतनी टेक्निकली वहाँ पे जो एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस किया जाता है, जो कम्प्लीटली वहाँ चाइना को जो डिमांड है चाइना के पीपल्स की, उनको फुलफ़िल करने के लिए काफ़ी इजिबल है। इसके अलावा आप देखें कि जो यूएसए का जो सेंट्रली यूएसए का जो पार्ट है, जहाँ पे फार्म जो प्रैक्टिस की जाती है वो काफ़ी हाई लेवल पे की जाती है। यहाँ तो टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड करता है यूएसए तो फार्मिंग के अंदर में। आप देखिए कि जो लैटिन अमेरिका है, सदर्न अमेरिका है, वहाँ पे कुछ ही एरियाज़ में की जाती है, अफ्रीका के कुछ एरियाज़ के अंदर की जाती है, यूरोप के एरियाज़ के अंदर अच्छी की जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये शो करता है कि एग्रीकल्चर की जो प्रॉपर जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, जो प्रोडक्शन है, जो हार्वेस्टिंग है, वो कंप्लीट थ्रू आउट द वर्ल्ड के अंदर नहीं की जाती है। कहीं पे रीजन फेवरेबल नहीं है, कहीं आइस की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ की ज़मीन है वो बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए फीजिबल नहीं है। जैसे आप अगर हम बात करें, ये कुछ रीजन है, ये कुछ रीजन है अफ्रीका का, ये सारा डेजर्ट का रीजन है, यहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस नहीं की जा सकती स्टूडेंट्स। तो इस वजह से ये आपको देखने को मिलेगा कि एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस है वो कुछ ही एरियाज़ के अंदर की जाती है। इंडिया इसके अंदर काफ़ी अच्छा है। देखिए, आप देखिए कम्प्लीटली इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस की जा रही है। कंप्लीट इंडिया के अंदर जो कंप्लीट एरिया है वो एग्रीकल्चर के लिए फीजिबल है, यहाँ पर प्रैक्टिस की जा सकती है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर हम बात करें, एग्री प्लस में कल्चर, जो एग्रीकल्चर का जो यहाँ पे सोइल है, उसका क्रॉप है, इन सब से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, जो फार्मिंग का काम है, उनको यहाँ पे एग्रीकल्चर बोला गया है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे सेरीकल्चर की बात की गई है। सेरीकल्चर जो सिल्क के लिए है, सिल्क वॉर्म का यूज किया जाता है। इसके अलावा बात करें हॉर्टिकल्चर, जो फ्रूट्स के लिए है, ग्रेप्स के लिए जो किया जाता है उसको विटीकल्चर बोलते हैं। इसके अलावा जो ब्रीडिंग ऑफ फिशेज़ है, फिशेज़ के लिए जो किया जाता है उसको
यहाँ पे पीसी कल्चर जो बोला जाता है उसके लिए यहाँ बताया गया है कि फ़िश का प्रोडक्शन जैसे टैंक और पॉन्ड्स के अंदर में जो फिशरीज़ की जो एक्टिविटी हैं वो की जाती हैं, उन सब से रिलेटेड है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो कल्चर हैं इंडिया में, एक बार इंडिया में अगर आप हायर स्टैंडर्ड की कुछ बुक्स को रीड करोगे, कुछ रिपोर्ट्स को रीड करोगे, तो वहाँ पे आपको रीड करने को मिलेगा कि इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो बेसिकली नॉट ए प्रोफेशन, इट्स ओनली ए कल्चर। कल्चर का मीन्स ऐसे है कि यहाँ पे इंडिया का जो फार्मर हैं उनके कुछ यहाँ पे इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ लाइक द कि कुछ स्टेट्स को आप एक्सेप्ट करके, जैसे पंजाब हरियाणा की कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर जो टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा साउंड करता है, जो टेक्नोलॉजी है उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके अलावा बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है जस्ट फॉर द नेम सेक वो प्रैक्टिस किया जाता है, जस्ट फॉर द नेम सेक कि जो सेल्फ का सर्वाइवल के लिए फैमिली अपने बस अपना जो फूड है उसका कंजप्शन को कंप्लीट करने के लिए एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस किया जाता है। अगर थोड़ा बहुत सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता है तो उसका वो सेल करना मार्केट के अंदर में, तो कम्प्लीटली इस तरीके से नहीं है। उसके बिहाइंड में भी कुछ रीजन है कि इंडिया के अंदर जो लैंड होल्डिंग है जो है यहाँ पे एक जनरेशन के बाद में सेकंड जनरेशन के अंदर जो ज़मीन है उसका बंटवारा होना। आप देखिए कि कोई एक पर्सन है जिसके इस तरीके से ज़मीन है, फिर उसके दो बेटे होते हैं तो वो इस तरीके से दो बेटों के अंदर डिवाइड होती हैं। अगर बेटी भी हैं तो उनके अंदर भी डिवाइड होगा, डॉटर भी हैं तो उनके अंदर भी डिवाइड होगा जो लैंड है। तो फिर उसके बाद में उनके जो बच्चे होंगे वो उनकी वजह से फिर से दोबारा से ज़मीन दो दो तीन तीन हिस्सों के अंदर डिवाइड, तो आप देखिए कि लास्ट में जो ज़मीन का जो हिस्सा बचेगा वो काफ़ी कम होगा। तो ये जो इंडिया के अंदर बेसिकली लैंड होल्डिंग एक सबसे बड़ा इश्यू है जिसकी वजह से सरप्लस प्रोडक्शन ना होना एक काफ़ी बड़ा जो बिहाइंड में एक क्योज है कि सरप्लस प्रोडक्शन क्यों नहीं हो पाता है उसके बिहाइंड में। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करें कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं, तो ये सब टेक्नोलॉजिकल यूज हैं। जैसे ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर होने के बाद में आप देखिए कि जो यहाँ सीड्स को यूज़ किया जाता है, केमिकल्स जो इस या फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर के अंदर में। फिर इवन द एग्रीकल्चर जब पक जाती है, जब वो तैयार हो जाती है तो उसके उस समय में यहाँ पे जो टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें हैं वो यूज़ की जाती हैं। लाइक द जो थ्रेसिंग के लिए, जो वहाँ हार्वेस्टिंग के लिए जो यूज़ की जाती हैं मशीन्स वो डिफरेंट होती हैं। इसके अलावा फिर उसके बाद में स्टोरेज, लेबर, मशीनरी, केमिकल्स, ऐसा काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। इसी वजह से जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो देना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर को, काफ़ी अच्छे से जो हेल्प करने की ज़रूरत है। इन फार्मर्स की इनकम्स को इंक्रीज करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो एग्रीकल्चर के अंदर बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें जो पीपल्स हैं उनका एक्टिविटी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिस तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है कंट्री के सर्वाइवल के लिए। आप देखिए कि पहले हम PL 480 नाम की एक वो सब्सिडी हुआ करती थी USA की, हम इसके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड हुआ करते थे। फिर उसके बाद में जब 60s का एरा जब एंड होने को आया तो PL 480 को ख़त्म करते हुए कैसे यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन आती है और ग्रीन रिवॉल्यूशन को किस तरीके से लोगों को यहाँ प्रमोट किया गया था, वो भी एक सक्सेसफुल स्टोरी है। उसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए कि MS स्वामीनाथन के द्वारा किस तरीके से यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन को बढ़ाया जाता है, लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि आप इन सीड्स को यूज़ करो, इनको सीड्स को यूज़ करोगे तो फिर उस तरीके से प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। तो स्टूडेंट्स ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में इंडिया आज प्रेजेंटली सेल्फ सस्टेनेबल है। बहुत सारे जो ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडिया का जो क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये शो करता है कि इंडिया ने कुछ टेक्निकली हेल्प ली। अभी प्रेजेंटली जो सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की डिमांड चल रही है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन होनी चाहिए अभी रिसेंटली, कि दोबारा से ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो रिवाइवल की डिमांड है, क्योंकि जो यहाँ पे जो प्रोडक्शन जो इंक्रीज हुआ था जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, जिसमें कुछ राजस्थान का एरिया है, कुछ हरियाणा का है, वेस्टर्न UP है और पंजाब का जो एरिया है, इन 3-4 स्टेट्स के कुछ एरियाज़ के अंदर में जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था, इस एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन को अब वो जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो स्टैग्नेंट हो गया है। जैसे आप देखिए कि पहले अगर किसी हेक्टेयर से हम सपोज करें किसी हेक्टेयर से 10 क्विंटल कुछ प्रोडक्ट हुआ करता था, तो आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन वो 16 या 18 हो गया, चेंज आ गया उसके अंदर कम्प्लीटली। बट प्रेजेंट समय में पिछले 30-40 साल से 30-40 ईयर से ये जो प्रोडक्शन है
पर हेक्टेयर 15 क्विंटल या 20 क्विंटल का प्रोडक्शन होना, ये प्रोडक्शन कम्प्लीटली स्टैगनेंट हो गया है। तो स्टैगनेंट होने की वजह से अब जो दूसरी जो खामियां निकल के आ रही हैं, जैसे सैलिनेशन का इंक्रीज होना, सोइल की हेल्थ का ख़राब होना, एनपी के रेशियो है वो कम्प्लीटली इनडिवाइडेड हो गया है, कम्प्लीटली इम्बैलेंस हो गया है। तो उन सब को चेंज करने के लिए अभी रिसेंटली जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसके रिवाइवल की दोबारा से डिमांड चल रही है। अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एडिटोरियल्स हैं उनको कम्प्लीटली फॉलो करते हो, रीड करते हो, तो स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो डिमांड है वो इंक्रीज हो, डिमांड उठाई जा रही है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन को दोबारा से लाया जाए, जिससे किसानों की जो आय है, किसानों की जो स्टेटस है उसके अंदर चेंज आई। क्योंकि स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि एक बार महाराष्ट्र के समय में, आज से 4-5 साल पहले 2015 या 14 के समय में महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे जो किसान थे वो सुसाइड कर रहे थे डेप्थ की वजह से। इसके अलावा बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स के द्वारा एक वोट बैंक के लिए जो लोन वेवर का एक कॉन्सेप्ट चलाया जाता है। स्टूडेंट्स, लोन वेवर से रिलेटेड हमारे बहुत सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो साइंटिस्ट हैं, जिसमें हम पी साईनाथ की बात करें, योगेंद्र यादव हैं, पी साईनाथ, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कंटिन्यू पिछले 5 या 7 साल से इनके लिए वर्क कर रहे हैं। इनके एडिटोरियल्स अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट्स उनके द्वारा एक डिमांड उठाई जाती है कि लोन वेवर बेसिकली एक शॉर्ट टर्म गेन है, लॉन्ग टर्म पेन होगा। शॉर्ट टर्म गेन किस तरीके से है कि जो फार्मर्स है आप उनको कम्प्लीटली डिपेंडेंट बना रहे हो और लोन वेवर की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है, तो बेसिकली जो फार्म के अंदर में जो इनकम है उसको जनरेट करो, उसको इंक्रीज करोगे तो वो सबसे बेनिफिशियल होगा। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली एग्रीकल्चर से सेक्टर से रिलेटेड हमने ये बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली, जो हमारे इस जो बुक है उसके अंदर तो एक्सप्लेन नहीं कर रखा इन चीज़ों को। इसके अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं जो टाइप ऑफ फार्मिंग, कि फार्मिंग किस किस तरीके की होती है। तो फार्मिंग जो प्रैक्टिस की जाती है वो वर्ल्ड के अंदर में अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके की जो फार्मिंग है जो प्रैक्टिस की जाती है, जो डिपेंड करता है कि कोई भी फार्मिंग, कोई भी जो खेती बाड़ी की जो प्रैक्टिस है वो की जाती है किसी भी एरिया के अंदर में, ये डिपेंड करता है कि उस एरिया के अंदर में बेसिकली पानी की सिचुएशन कैसी है, टोपोग्राफी कैसा है, क्लाइमेट कैसा है वहाँ का। तो इन सब चीज़ों के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करता है। इसके अलावा डिपेंड करता है कि वहाँ पे लेबर कैसी है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कैसी है, ये सब चीज़ें भी हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि आफ्टर द एमजी नरेगा बहुत सारे जो उस समय में जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे स्टेट्स के, उनके द्वारा एक वॉइस रेज की जाती थी कि एमजी नरेगा की वजह से जो लेबर का जो अवेलेबिलिटी होता था बहुत सारे स्टेट्स में एग्रीकल्चर में, जैसे आप देखिए कि जो राइस है, राइस का जो यहाँ पे बेसिकली खेती की जाती है जो उसकी चावल की, तो चावल का बेसिकली वहाँ पे लेबर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। जो स्टार्टिंग में जब चावल को उगाया जाता है एक नर्सरी से, जिस तरीके से वो रोपा किया जाता है उसको बेसिकली कुछ लोकल लैंग्वेज में रोपा भी बोलते हैं, तो वहाँ पे जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा की ज़रूरत होती है। और लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने की वजह से और एमजी नरेगा की वजह से जो लेबर है उसका माइग्रेशन है वो कम्प्लीटली रुक गया है। जितना माइग्रेशन होना था वो काफ़ी कम हो गया था। तो 2005 से लेकर 2010-12 का जो समय था, उस समय में बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा एमजी नरेगा को क्रिटिसाइज़ किया जाता था। तो उनके अगेंस्ट में उनके द्वारा कुछ बातें लिखी जाती थी कि इसकी वजह से लेबर का अवेलेबिलिटी काफ़ी कम हो गया है। ऐसे कुछ कुछ इश्यूज़ हैं जो कभी कभी आप इस तरीके से जब रीड करोगे तो आपको न्यूज़पेपर्स के अंदर इन सब चीज़ों के बारे में देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट, लेबर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि लेबर की अवेलेबिलिटी, जो मजदूरी है, जो खेत के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, अगर उनका अवेलेबिलिटी नहीं होगा तो भी आप एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस है वो नहीं कर सकते इतने अच्छे से। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ फार्मिंग के अंदर यहाँ बात की गई है सस्टेनेंस फार्मिंग की। सस्टेनेंस फार्मिंग बेसिकली ट्रेडिशनल जो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जहाँ यूज किया जाता था, वहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल लेवल है वहाँ पे इंक्रीज किया गया है और जो आउटपुट है वो इसके अंदर इंक्रीज होता है। इसके अंदर भी एक दूसरा क्लासिफिकेशन है कि इंटेंस सस्टेनेंस फार्मिंग क्या है, प्रिमिटिव सस्टेनेंस फार्मिंग, दो टाइप की यहाँ पे आती हैं। तो इंटेंस सस्टेनेंस जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है ये बेसिकली एक फार्मर कल्टीवेशन है, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग द सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। इसके अलावा क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट्स ग्रोइंग ऑफ मोर देन द वन क्रॉप एनुअली इन द सेम प्लॉट।
राइस इज़ द मेन क्रॉप। अदर क्रॉप्स भी बहुत सारी उगाई जाती हैं। किसी भी जो प्लॉट है, किसी भी जो बेसिकली एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में बताया गया है कि जहाँ पे प्रॉपर सनशाइन अवेलेबल है, प्रॉपर पानी अवेलेबल है, तो लेबर की वजह से वहाँ पे जो फार्मिंग का प्रैक्टिस है वो और भी ज़्यादा किया जा सकता है, क्योंकि सभी चीज़ें तो अवेलेबल हैं, लेबर अवेलेबल है, पानी अवेलेबल है, सनशाइन अवेलेबल है, तो वहाँ पे इंटेंस वे में एग्रीकल्चर है उसका प्रैक्टिस किया जाता है। जैसे साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इन सब एरियाज़ के अंदर जो हाईली पॉपुलेटेड हैं, जो मानसून के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो उन पे यहाँ पे इस तरीके की जो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस है वो की जा सकती है। ये सब यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट जो प्रिमिटिव सस्टेनेंस एग्रीकल्चर है, जिसके अंदर शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हार्डनिंग है, इसको भी यहाँ ऐड किया गया है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है स्टूडेंट? शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में हमने काफ़ी बार रीड किया होगा। इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस बोलते हैं। बेसिकली शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के प्रैक्टिस के अंदर ये यहाँ पे जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करेंगे, वहाँ पे जंगल को साफ़ करेंगे, साफ़ करने के बाद में वहाँ को उसको क्लीन करने के बाद में उसको वहाँ पे कोई फसल को उगाएंगे, पेड़ों को काटने के बाद में फसल उगाई जाएंगी। फसल उगाने के बाद में कुछ दिन वहाँ पे रहेंगे, हो सकता है कि 6 महीने रहें, हो सकता है कि 1 साल रहें, और उसके बाद में वो लोग माइग्रेट करके दूसरी जगह चले जाएंगे। तो जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसके जो बिहाइंड में मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे जो इन पीपल्स के द्वारा जो फॉरेस्ट का एरिया है, वहाँ पे जो ट्री हैं उनको काट दिया जाता है। तो इसके लिए अगेंस्ट में भी है। मेन इसका बेनिफिट ये है कि वहाँ पे जो इनके द्वारा जो पेड़ों को जो काटा जाता है, वहाँ आग लगाई जाती है, उसकी वजह से जो वहाँ मिट्टी है उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है स्टूडेंट्स। और जो मिट्टी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो ये उसका कुछ बेनिफिट भी है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। इससे रिलेटेड एक बार प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, आज से 5 to 10 ईयर्स बिफोर, 2014 या 15 के समय में पूछा गया था शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में। तो ये इनके बारे में हमको पता होना चाहिए। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को किन किन नाम से जाना जाता है, इनके बारे में जब हम हायर स्टैंडर्ड की बुक्स को जब रीड करेंगे तो इसके बारे में अच्छे से रीड करेंगे कि किस किस नाम से जाना जाता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस है उनको ये ट्राइबल एरियाज़ के अंदर ज़्यादा परफॉर्म होती है। इसके अलावा मेज, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं वो उगाई जाती हैं। इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, नोमैडिक हार्डिंग क्या होती है? नोमैडिक बेसिकली ये ऐसे वो ट्राइबल पीपल्स जिनके द्वारा जो एग्रीकल्चर है जो प्रैक्टिस की जाती है, इसके साथ साथ अपनी जो कैटल्स हैं उनका वो ध्यान रखते हैं, और ये लोग माइग्रेट करते हैं। इनके बारे में हमने देखा होगा, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, ये कुछ एरियाज़ जहाँ जो हर्ड्समैन हैं उनके द्वारा ये प्रैक्टिस की जाती है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस ये मूव करते हैं, अपना पानी, फोडर सब कुछ साथ में रखते हुए, और एक जो प्लेस है दूसरे प्लेस में जो बेसिकली मूवमेंट है उसके बिहाइंड में जो रीजन है वो यहाँ क्लाइमेटिक रीजन बताया गया है। क्लाइमेटिक रीजन कैसे कि आप देखिए कि जो वेस्टर्न राजस्थान का जो एरिया है वहाँ पे जो समर के समय में जिस तरीके से ग्रीनरी है जो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो ग्रीनरी ख़त्म होने की वजह से ये लोग अपना जो इनका जो एनिमल्स होते हैं, जो कैटल्स होते हैं, इनको लेके माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट इवन ही पंजाब तक करते हैं। आपने पंजाब के अंदर भी देखे होंगे समर के समय में। और जैसे ही बारिश का जब सीज़न आएगा, बारिश एक बार होगी, ये लोग वापस से माइग्रेट कर जाते हैं, वापस से रिटर्न कर जाते हैं अपनी जगह पे जहाँ से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर एंड बकरवाल नाम की जो ट्राइब्स रहती हैं, उनके द्वारा अपनी जो उनकी गोट होती हैं, जो सिप होती हैं, उन सबको लेके वो माइग्रेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सब यहाँ माइग्रेशन से रिलेटेड जो एग्रीकल्चर में जो प्रैक्टिस की जाती है उन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो उनकी कैमल है, सीप है, याक है, गोट है, ये कॉमनली इन सब जो जानवर्स हैं, इन सब डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को अपने साथ रखते हैं। यहाँ पे मिल्क, मीट, वूल, ऐसी बहुत सारी जो यहाँ प्रोडक्ट्स हैं जो इनके द्वारा बेचे जाते हैं लोगों को। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की, और इसमें मेनली अगर हम बात करें कि यहाँ पे इंडिया के अंदर कौन कौन सी जो क्रॉप हैं वो उगाई जाती हैं, कौन कौन सी जो फसल हैं जिनकी यहाँ पे पैदावार की जाती है, तो उनकी अगर हम बात करें तो मेजर, अगर हम बात करें कि मेजर जो कॉमर्शियल बेसिकली कॉमर्शियल फार्मिंग की बात की गई है। कॉमर्शियल फार्मिंग क्या है? कॉमर्शियल फार्मिंग वही है कि जो एग्रीकल्चर है उसका प्रैक्टिस किया जाए और उसको सेल किया जाए मार्केट के अंदर में, वो कॉमर्शियल फार्मिंग उसको बोला गया है। अगर हम बात करें कि जो मिक्स फार्मिंग है,
मिक्स फार्मिंग जो क्रॉप्स को मिला के यहाँ पे यूज़ करना, लाइव स्टॉक के लिए यूज़ करना, एक क्रॉप फूड के लिए है, एक क्रॉप जो फोडर के लिए है, जानवरों के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि जो वीट का होता है, जैसे अगर आपने अपने रूरल एरिया में कभी आप विजिट किए हों या रूरल एरिया से आप बिलोंग करते हों, तो आपने देखा होगा कि वीट जो होता है, वीट का अगर मान लो कोई एग्रीकल्चर फील्ड है, ये गेहूं का, तो गेहूं का उगाया जाता है, तो उसमें बीच में साथ साथ सरसों भी डाली जाती है। सरसों किस लिए डाली जाती है कि सरसों के पेड़ बड़े होते हैं, तो वो उनका जो लेंथ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी जल्दी ग्रो करते हैं। तो वो जो सरसों डाली जाएगी, फिर बाद में उसको उखाड़ लिया जाएगा और वो ग्रीनरी के रूप में, फोडर के रूप में अपने जानवरों को खिलाने के लिए यूज़ कर ली जाती है, साथ साथ जो भी उनको चारा खिलाया जाता है उसके साथ में। तो ये मिक्स फार्मिंग का एक बेनिफिट भी है। इस तरीके से फूड एंड फोडर को एक साथ प्रैक्टिस किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम प्लांटेशन की बात करें, कॉमर्शियल फार्मिंग में सिंगल क्रॉप जहाँ उगाई जाती है उनको प्लांटेशन, जो प्लांट से रिलेटेड जो क्रॉप हैं, जिसमें टी है, कॉफ़ी है, शुगर केन है, कैश्यू है, रबर है, बनाना है, कॉटन है, इन सब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को यहाँ प्लांटेशन से रिलेटेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी बोला गया है। ये कम्प्लीटली ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के ऊपर डिपेंड होती हैं एक दूसरे की, जो फार्मिंग की जो प्रैक्टिस हैं। ये मलेशिया में, इंडिया के अंदर टी का इसके जो बेसिकली किया जाता है, मलेशिया के अंदर रबर का किया जाता है, कॉफ़ी इन द ब्राज़ील। ये कुछ प्रैक्टिस हैं जो प्लांटेशन से, मेजर प्लांटेशन से रिलेटेड जो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस हैं जो की जाती हैं, जिसमें प्लांट को उगाया जाता है और फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। जैसे अगर हम प्रेजेंटली बात करें कुछ एरियाज़ के अंदर में, इंडिया के अंदर भी जो दिल्ली एनसीआर के जो एरियाज़ हैं, यहाँ पे जहाँ पानी की थोड़ी कमी है, उस एरियाज़ के अंदर में जो एप्पल बेरी या थाई बेरी नाम से कुछ प्लांट हैं, वो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में उगाए जा रहे हैं। ये प्लांटेशन से रिलेटेड ही एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस है। अगर आपने नाम सुने होंगे, बेर जो होते हैं, बेर, तो बेर की जो यहाँ पे जो बेसिकली जो थाई एप्पल बेरी एंड थाई बेरी जो बेर होते हैं, उनका यहाँ प्लांटेशन किया जा रहा है। क्योंकि एक बार अगर प्लांट को लगा दिया गया तो 4-5 साल से उसका जो प्रोडक्शन है, 4 to 5 ईयर उसका प्रोडक्शन हम यूज़ किया जा सकता है। एक बार बस प्लांट लगाने का देर है, उसके बाद में उसका जो प्रोडक्शन है वो यूज़ किया जा सकता है। तो ये प्लांटेशन से रिलेटेड है। ऐसे ही टी है, जैसे ही कॉफ़ी है। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर जहाँ टी का किया जाता है, दार्जिलिंग का एरिया है एंड सदर्न जो इंडिया का कुछ एरिया है, वहाँ पे टी की प्रैक्टिस की जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो मेजर क्रॉप क्या क्या इंडिया के अंदर उगाई जाती हैं उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें राइस की। राइस सबसे मेजर फूड का सोर्स है इंडिया में। सबसे ज़्यादा जो राइस है उसको अपना स्टेबल फूड है। जैसे कश्मीर के अंदर बात करें, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर हम बात करें, हम सदर्न इंडिया की बात करें, आप देखिए कि जो यहाँ दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है, यहाँ पे बेसिकली राइस का इतना जो स्टेबल फूड है इसके अंदर कल्चर में नहीं है। जो राजस्थान का अगर हम बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब का एरिया की बात करें और कुछ उत्तर प्रदेश के एरिया की बात करें, तो इन एरियाज़ के अंदर में जो राइस है वो इतना यहाँ पे बेसिकली जो स्टेबल फूड है उसका पार्ट नहीं है। ओकेजनली यहाँ पे राइस खाया जाता है। इसके अलावा इंडिया के और रेस्ट ऑफ द इंडिया में जितने भी एरियाज़ हैं जहाँ पे राइस जो मेन एक फूड के रूप में, एक आइटम के रूप में यूज़ किया जाता है, तो इस वजह से राइस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टेबल डाइट है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर में राइस को सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है, अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा राइस को ज़रूरत होती है हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल की। रेनफॉल की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत होती है। पंजाब हरियाणा के अंदर में पानी की अवेलेबिलिटी की वजह से इस जो क्रॉप है इसका प्रैक्टिस किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। बेस्ट एलुवियल क्ले सॉइल के अंदर इनको उगाया जाता है। चाइना इसके अंदर लीड कर रहा है, सेकंड नंबर पे इंडिया है, जापान है, श्रीलंका है एंड इजिप्ट है। फेवरेबल इसके अगर हम बात करें जो क्लाइमेटिक कंडीशन है इंडिया के अंदर में, जो वेस्ट बंगाल का जो एरिया है वो इसकी फेवरेबल जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, बांग्लादेश ये इसका फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो यहाँ पे 2 और 3 जो क्रॉप हैं वो उगाई जा सकती हैं साल भर में। अगर हम बात करें कि जो पंजाब हरियाणा का रीजन है, पंजाब हरियाणा के अंदर इस एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है। जो खरीफ का जो समय है, ये अभी प्रेजेंटली जो अक्टूबर नवंबर का जो समय चल रहा है, तो इस क्रॉप को उगाया कब जाता है, जून के बाद में उगाया जाता है। जून के मंथ में जब रेन मानसून जब अराइवल होता है उसके साथ ही उगाया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम सेकेंड अगर क्रॉप की बात करें तो वीट की है, जो रबी की क्रॉप है, सर्दियों में इसको उगाया जाता है। मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल इसको बेसिकली इतना ज़्यादा चाहिए नहीं।
ग्रोइंग सीजन के समय में, जैसे इंडिया के नॉर्दर्न इंडिया के अंदर में जो प्लेन्स का एरिया है, यहाँ पे आपको पता होगा कि सर्दियों के अंदर बारिश होती है इंडिया के अंदर में। कभी कभी सर्दियों के अंदर स्मॉल पैचेज के अंदर में थोड़ी थोड़ी बारिश कभी कभी देखने को मिलती है। इस बारिश को बेसिकली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो बारिश क्रिएट होती है इंडिया के प्लेन्स के अंदर में, तो ये जो फसल हैं इनके लिए काफ़ी ज़्यादा कामयाब होती है, काफ़ी ज़्यादा सही होती है। इन फसलों की जो पकने के लिए, जो विंटर की जो क्रॉप्स हैं उनके पकने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बारिश। जब बेसिकली बारिश स्टूडेंट्स जो ख़राब कब होती है, जब फसल पक चुकी होती है, जब कम्प्लीटली तैयार होती है फसल, उस समय में बारिश का होना वो जो क्रॉप है उसको डैमेज करता है। उस समय में बारिश का होना या हेल स्टॉर्म का होना वो क्रॉप के लिए काफ़ी जो नेगेटिव इफेक्ट प्ले करता है क्रॉप के प्रोडक्शन में, क्वालिटी के अंदर में। अगर क्रॉप के जो बेसिकली उसको उगाया जा रहा है, प्लक किया जा रहा है, उसके बाद से अगर बारिश होती है तो वो उसके लिए बेनिफिशियल होती है क्रॉप के यहाँ पे बेसिकली प्रोडक्शन में भी, क्वालिटी के अंदर भी। तो वीट है जिसको एक्सट्रीमली यहाँ पे एक्सटेंसिवली ग्रो किया जाता है यूएसए के अंदर में, कनाडा के अंदर में, अर्जेंटीना के अंदर में। इंडिया में भी जो विंटर के समय में वीट को उगाया जाता है और काफ़ी ज़्यादा वीट है, जो चपाती है, जो चपाती बनती है वीट की, ये इंडिया का मेनली बेसिकली जो नॉर्दर्न एरिया या सेंट्रल नॉर्थ एरिया है, इसका जो मेन स्टेबल फूड है इंडिया के अंदर में। तो चपाती जो कल्चर है, जो राइस को इतना यूज नहीं किया जाता, जहाँ पे राइस नहीं यूज किया जाता वहाँ चपाती यूज की जाती हैं, तो वो वीट की ही बनी होती है मैक्सिमम। मिलेट्स की बात करें स्टूडेंट्स, ये बेसिकली इनको कम बारिश चाहिए और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें, आप देखें कि जो आयरन है, इस तरीके की जो मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है, वो सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं मिलेट्स। अगर हम बात करें कि बाजरा जो है, राजस्थान जो वेस्टर्न राजस्थान है, कुछ सदर्न जो हरियाणा है, सदर्न हरियाणा जो है राजस्थान का एरिया है, कुछ गुजरात का एरिया है, यहाँ पे जो बाजरा है इसका जो कल्टीवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। और स्टूडेंट्स अभी प्रेजेंटली 2023 के अंदर में जो यूएन के द्वारा इस ईयर को भी डिक्लेयर किया गया है यूएन ईयर ऑफ द मिलेट्स के रूप में। तो मिलेट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो हमारे जो 1 या 2 जनरेशन से पहले जो पूर्वज थे, हमारे जो यहाँ पे जो हमारे जो जनरेशन के अंदर में हमारे जो पूर्वज थे, वो लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया करते थे मिलेट्स को अपने डाइट के अंदर में। और इसी की वजह से जो बेसिकली ये स्ट्रेंथ, बॉडी को स्ट्रेंथ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिलेट्स को। आप भी मिलेट्स के अपने डाइट के अंदर यूज कीजिए, चाहे सर्दियों में कीजिए चाहे गर्मियों के अंदर कीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाइजीरिया, चाइना, इन सब के अंदर काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता है। इंडिया में अगर हम बात करें, ज्वार है, बाजरा है और रागी हैं जो बेसिकली यूज की जाती हैं। रागी तो बेसिकली कर्नाटका के अंदर ज़्यादा है इनका प्रोडक्शन। तो ज्वार से बनी हुई रोटी आपको महाराष्ट्र के अंदर मिलेगी, जिसको झुनका बोलते हैं, आई थिंक झुनका नाम से बोला जाता है उसको। जो महाराष्ट्र से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं वो बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि उसको बेसिकली बोला क्या जाता है। जो ज्वार की रोटी बनी होती है काफ़ी अच्छी होती है, अगर आप कभी ट्राई करना, कभी महाराष्ट्र भवन जो दिल्ली में काफ़ी लोकेटेड हैं वहाँ अगर जाना हो आपको। तो स्टूडेंट्स जो मिलेट्स हैं, मिलेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, हार्ड क्रॉप के रूप में काम करते हैं। कम इनको बारिश चाहिए, बारिश की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। 2 या 3 रेनफॉल काफ़ी एनफ होती हैं क्रॉप के जो बम्पर प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा जो यहाँ टेम्परेचर है वो हाई होना चाहिए, टेम्परेचर काफ़ी अच्छा होना चाहिए इनके लिए। स्टूडेंट्स ये हमने मिलेट्स के बारे में देखा। नेक्स्ट इज़ अबाउट द मेज, मक्का जो होता है मॉडरेट टेम्परेचर इसको चाहिए, रेनफॉल अच्छी चाहिए, सनशाइन काफ़ी अच्छा चाहिए, फर्टाइल सोइल होनी चाहिए। इंडिया के अंदर भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ उगाया जाता है मक्का। जैसे हम बात करेंगे जो बाजरा है उसके साथ साथ कुछ, जैसे मेरा जो रूरल एरिया है, मेरा जो विलेज का एरिया है, वहाँ भी उगाया जाता है मेज़ का। तो मेज़ बेसिकली इंडिया के अंदर काफ़ी जगह अच्छी इसका प्रोडक्शन किया जाता है। इसी समय में, बारिश के समय में आपको पता होगा कि वो जो मेज़ का जो भुट्टा होता है उसको खाया भी जाता है, रोड साइड में जो लोग लगाए रखते हैं। तो मेज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बॉडी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल भी चाहिए और सनशाइन इसको काफ़ी चाहिए। अगर हम बात करें कॉटन की, तो स्टूडेंट्स कॉटन तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉटन का एरिया है गुजरात एंड जो महाराष्ट्र का एरिया है। गुजरात एंड महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। गुजरात एंड महाराष्ट्र के अंदर बेसिकली ब्लैक सॉइल है एक तो वहाँ पे प्रेजेंट। ब्लैक सॉइल प्रेजेंट होने की वजह से जो पानी है वो ब्लैक सॉइल को ज़्यादा पानी नहीं चाहता है। ब्लैक सॉइल को बेसिकली एक बार बारिश हो गई, काफ़ी दिन तक वो पानी को होल्ड करके रख सकती हैं। उसके अंदर ये रिटेंशन की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी है। तो ब्लैक सॉइल वहाँ पे प्रेजेंस होना, एलुवियल सॉइल के अंदर भी इसको बेसिकली उगाया जाता है।
चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ये कुछ एरियाज़ हैं। इंडिया के अंदर आप देखिए कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो यहाँ अहमदाबाद इंडिया का जो एक सिटी है, उसको इंडिया का मानचेस्टर बोला जाता है। मानचेस्टर बेसिकली एक इंग्लैंड में मानचेस्टर नाम की एक जगह है जहाँ पे बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड हैं। तो इसी वजह से ऐसे इंडिया का मानचेस्टर बोला जाता है अहमदाबाद को। तो अहमदाबाद के अंदर में आपको जो टेक्सटाइल माइल्स है, वो जो मिल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। टेक्सटाइल मिल्स की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स आप देखना कभी इन कॉटन इंडस्ट्री के बारे में विजिट भी करना, अगर आपके नियर बाई कोई है या कोई आपका जानकारी में है कि किस तरीके से कॉटन की जो इंडस्ट्री है वो चलती हैं, क्योंकि इसी तरीके से आपको सीखने के लिए मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको कभी ना कभी देखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स जो कॉटन है वो बेसिकली ब्लैक सॉइल एंड एलुवियल सॉइल होनी चाहिए। बारिश की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, टेम्परेचर काफ़ी अच्छा चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए इसको। कभी कभी यूपीएससी के अंदर इन्हीं लाइंस को निकाल के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने दिन चाहिए फ्रॉस्ट फ्री। यहाँ पे फ्रॉस्ट फ्री दिन होने चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए। ये एक बार यूपीएससी में पूछा हुआ है स्टूडेंट्स इस क्रॉप के बारे में। और क्रॉप से रिलेटेड एक क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर्स में पूछ लिया जाता है यूपीएससी के अंदर में। और कुछ क्रॉप हैं वो भी फिक्स हैं, शुगर केन हो गया, वीट हो गया, जूट हो गया, टी हो गया, इसके अलावा कॉटन हो गया। इस तरीके की कुछ क्रॉप हैं वो फिक्स हैं। इन्हीं क्रॉप्स को घुमा फिरा के इन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, हमारी जो क्रॉप है जूट, जूट की बात करें, इसको गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। इसके लिए बेसिकली पानी का जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए, पानी की इसको अवेलेबिलिटी। और इंडिया में जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का एरिया है वहाँ पे इसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि वो रिवर्स जाके कहाँ मिलती हैं, बे ऑफ बंगाल में सारी रिवर्स जो जाके मर्ज होती हैं। तो जो रिवर हैं कम्प्लीटली ड्रेन आउट होती हैं बे ऑफ बंगाल में, तो वो वेस्ट बंगाल के एरिया होकर ही निकलती हैं। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि रिवर वाटर का अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छा होने की वजह से बारिश भी काफ़ी अच्छी चाहिए, ह्यूमिड इनको क्लाइमेट चाहिए, जिस तरीके से राइस को चाहिए। राइस का भी जो प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल जो जगह है वेस्ट बंगाल है। तो स्टूडेंट्स इस वजह से जो जूट है उसका जो गोल्डन फाइबर बोला जाता है और इसका जो प्रोडक्शन है मैक्सिमम वहीं आपको देखने को मिलता है। बांग्लादेश के अंदर काफ़ी अच्छा है इसका जो प्रोडक्शन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम देखें, बात करें कॉफ़ी की, कॉफ़ी को वार्म चाहिए, वेट क्लाइमेट चाहिए, वेल ड्रेन, लूमी एंड हिली स्लोप्स सबसे ज़्यादा सूटेबल हैं इनके लिए। ब्राज़ील इसके अंदर लीडिंग प्रोड्यूसर है, कोलंबिया है, इंडिया के अंदर भी कहीं अरेबिका कॉफ़ी है वो उगाई जाती है। हमारे अगर हम बाबा बुदान हिल्स जो हैं कर्नाटका के अंदर में, वहाँ पे जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छे से किया जाता है। इसके अलावा तेलंगाना के भी कुछ एरिया हैं जहाँ कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जाता है स्टूडेंट्स। तो इन सब के बारे में जब हम डिटेल में रीड करेंगे, जब हम जो मेंस के लिए जो एग्रीकल्चर का जो सेक्शन है उनको जब रीड करेंगे, इसके अलावा जो हायर स्टैंडर्ड की बुक्स हैं, जो 11th-12th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ हैं, उनके अंदर भी काफ़ी अच्छे से डिटेल में दिया गया है। नेक्स्ट इज अगर बात करें टी, चाय वो है जिसको हमारे यहाँ पे जो अंग्रेज़ हैं वो लेके आए थे, जो ब्रिटिश पीपल्स हैं वो लेके आए थे। चाय के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि चाय को बेसिकली स्लोप चाहिए, स्लोप के ऊपर इसको उगाया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ के अंदर, सॉन्ग्स के अंदर, पुराने समय में जो सॉन्ग आते थे आज से 10 ईयर पहले, उनके अंदर जिस तरीके से जो सीनरी दिखाई जाती थी, तो उस तरीके से जो राइस के रिलेटेड यहाँ पे अगर हम बात करें, स्लोप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि बारिश बहुत ज़्यादा चाहिए इस एरिया को, बारिश काफ़ी होनी चाहिए, बट बारिश का जो पानी है वो स्टैगनेंट नहीं होना चाहिए। बारिश का पानी जो इस प्लांट की जो जड़ है वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, इस वजह से स्लोप यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चाय के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, इस तरीके की कंडीशन होंगी तो चाय का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा होगा। इंडिया के अंदर जो दार्जिलिंग का जो एरिया है, दार्जिलिंग हिल्स है, दार्जिलिंग हिल्स तो पहला जीआई टैग भी मिला था इंडिया के अंदर दार्जिलिंग की जो चाय है उसको। तो स्टूडेंट्स उन एरियाज़ के अंदर उगाई जाती है। इसके अलावा जो श्रीलंका है, केन्या है, इन स्टेट्स के अंदर भी जो चाय है उसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा किया जाता है। तो स्लोपी वॉल होना चाहिए, स्लोपी यहाँ पे जो टोपोग्राफी और स्लोपी होनी चाहिए। यहाँ पे जो प्लांट है वो लगाई जाएंगी तो बारिश काफ़ी हो, बट ये पानी है यहाँ रुके नहीं, पानी यहाँ कम्प्लीटली पास आउट हो जाना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें
इंडिया के अंदर जो कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं, जो खेती और किसानी से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फार्म इन इंडिया। जो हमने लैंड होल्डिंग है उसकी सिचुएशन के बारे में देखा। स्मॉल लैंड होल्डिंग होना सबसे बड़ी दिक्कत है। क्रेडिट ना मिलना किसानों को, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड है जो बाद में चलाया गया, ये हमारी बुक के अंदर में मेंशन नहीं है किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। इसके अलावा हाई यील्ड वैरायटी के जो सीड्स हैं उनका भी अवेलेबिलिटी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसका यहाँ पे डेवलपमेंट होने की वजह से। स्टूडेंट, जो यूएसए के अंदर इस तरीके से पेस्टिसाइड्स को इस तरीके से स्प्रे किया जाता है प्लेन से, तो स्टूडेंट्स ये देखने का जो एक हमको सोचने की बात है कि वहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकली यूएसए की जो फार्मिंग है, यूएसए का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कितना ज़्यादा साउंड करता है। तो टेक्निकली एग्रीकल्चर को टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत है। जो इंडियन गवर्नमेंट है उनके द्वारा कंटिन्यू बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू लिटिल बिट सपोर्ट है, इंश्योरेंस की फैसिलिटी है, वो बहुत सारा देने की कोशिश की जा रही है। और भी ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। इस तरीके से यूएसए के अंदर में जो टेक्निकली जो मशीन्स है उनको यूज किया जाता है। अभी इंडिया के अंदर भी जो पंजाब हरियाणा का जो रीजन है वहाँ पे जो मशीन है, मशीन्स का यूज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। जो ट्रैक्टर जो सिस्टम है वो भी काफ़ी एडवांस लेवल पे हैं। अभी एक इशू और चलता है एग्रीकल्चर को सेक्टर को अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक इशू और आपको सुनने को मिलेगा, फेमिनाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारे जो माइग्रेशन जो रेट है, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे माइग्रेशन का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। माइग्रेशन होने की वजह से, माइग्रेशन का काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से कुछ उन्हीं स्टेट्स के अंदर जो वहाँ पे जो खेती बाड़ी है, उनका जो एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है उसको संभालने के लिए सिर्फ महिलाएं हैं। महिलाएं होने की वजह से तो कुछ एग्रीकल्चर अभी प्रेजेंटली एक रिसर्च पेपर या डिमांड भी इस तरीके से कंटिन्यू आर्टिकल्स के थ्रू चलती रहती है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर का फेमिनाइजेशन होने की वजह से जो मशीन्स हैं, मशीन्स इस तरीके से होनी चाहिए जो इनको जो फीमेल्स हैं वो काफ़ी इजीली वे में हैंडल कर सके। तो स्टूडेंट्स, ये भी एक डिमांड है फेमिनाइजेशन इंडियन एग्रीकल्चर का होना। तो स्टूडेंट्स, ये सब हमने देखा, क्रॉप्स के बारे में देखा, हमने देखा कि टेक्निकली जो कोई भी एग्रीकल्चर सेक्टर है किसी भी कंट्री के अंदर डेवलप हुआ है उसके बिहाइंड में वहाँ पे रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चाहे वो सीड से रिलेटेड हो, जो बीज है वो हाइल्ड वैरायटी का है। जैसे इंडिया के अंदर जो पूसा नाम का जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर जो पूसा के द्वारा यहाँ से हाइल्ड वैरायटी, जैसे पूसा के द्वारा एक जेल भी डेवलप किया गया है, पूसा जेल, जो लैब बेसिकली इंडिया के अंदर लैब के अंदर कुछ डेवलप किया जा रहा है। काफ़ी अच्छी चीज़ें डेवलप की जा रही है। बुंदेलखंड रीजन के लिए पूसा जेल नाम की एक चीज़ थी, उसको डेवलप किया गया था। पूसा जेल बेसिकली, पूसा जेल के द्वारा जो वाटर है उसको स्टोर कर दिया जाएगा और बाद में उसको स्प्रेड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके की जो लैब से जो फार्म की जो कनेक्टिविटी है, लैब से लैंड की जो कनेक्टिविटी है वो ना होने की वजह से, किसानों को इतना अपनी कंप्लीटली डेवलपमेंट का बारे में ना बताने की वजह से अब कुछ एरिया के किसान तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हैं। जैसे आप देखिए कि पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं, अच्छी लैंड होल्डिंग होने की वजह से, अच्छी वहाँ पे पैदावार होने की वजह से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो उनको है, जो सपोर्ट प्राइस है वो काफ़ी अच्छा मिलने की वजह से वहाँ के जो किसान हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोस्परस हैं। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इसके अलावा रेस्ट ऑफ इंडिया में जो फार्मिंग है वो उसके अंदर में इतनी ज़्यादा जो अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से, तो ये एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो ऑफिसर्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सब चीज़ों को किसानों को अवेयर किया जाना चाहिए, उनको प्रॉपर वे में यहाँ इन्फॉर्म करना चाहिए, इंटरेक्ट करना चाहिए कि किस तरीके से एग्रीकल्चर है उसको और अच्छे में बेसिकली बढ़ाया जा सके, एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज किया जा सके। और उनकी जो इनकम है, फार्मर्स की इनकम काफ़ी बड़ा कंसर्न है इस देश के लिए, क्योंकि फार्मर्स की इनकम अगर ना इंक्रीज होगी तो फार्मिंग तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर है इंडिया के लिए। और बेसिकली पीपल्स भी बहुत ज़्यादा इंगेज हैं। और दूसरा रीज़न ये भी है स्टूडेंट्स कि आप 3 टाइम या 2 टाइम जब भी आप खाना खाते हो तो वो भी हम एग्रीकल्चर की वजह से ही हम वो बेसिकली हम कर पाते हैं। तो हमको हमेशा थैंकफुल होना चाहिए फार्मर्स के लिए। तो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आप इस चैप्टर के बारे में रीड करो, हम और चैप्टर्स को लाते रहेंगे आपके लिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।